1971 में एक अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज को टेक ऑफ किया गया। अभी कुछ मिनट ही उतरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थामा दी। उस चिट्ठी में कुछ ऐसे अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी। वह पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई, ढूंढना तो दूर की बात। अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। डॉक्टर बायोग्राफी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। इस इंटरेस्टिंग वाकया की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो पहले बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ भरने लगा। तब अमेरिका डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं होती थी। न ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और न ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट्स में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी यह पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया। जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी, उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी चला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउ होता था। 02:58 PM पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठे एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेल्प थमा दिया। और फिर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था, उसने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, I have a bomb here and I would like you to sit up by me. मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शाफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठ गई तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टेक और एक डिटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश दो, पैराशूट्स के पेयर्स और सीधे एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शाफनर को इनडायरेक्टली यह भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले मामले का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शाफनर डैन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा मामला सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलॉन्स था, वह अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में हनी वाला पहला प्लेन हिजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से स्थानीय अथॉरिटीज और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनट्स में ही सेटल में लैंड करना था, वह अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बाकी 33 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन की लैंडिंग में मुश्किल हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स की जोड़ियां भी अरेंज की गईं। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स के पेयर्स फरहाम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल्ड भी कर दिया। वह अपनी मांग पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। अब इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलोन्स के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वह चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्सेस खुले रहे, ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर घंटा और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फीनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ स्थानीय और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वह इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया।
आज रात के अंधेरे में जहां रीनो की तरफ जा रहे थे, इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मगलोन्स को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बंध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खोली और डैन कूपर ने वहीं से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से, उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में न ही कूपर था और न ही कोई बम मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकये के बाद डैन कूपर का कहीं कोई आता पता नहीं चल सका, न ही जिंदा और न ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये मामला फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वह मामला है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर्स केस खुला रह जाने की वजह से यह बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो तू पीछे छोड़ गया था। हालांकि कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के गेटअप के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को रीनो और सिएटल में तलाश किया जाता, FBI को यह जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। यह जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस बात पर जहाज अप्लाई कर रहा था वह ऑलरेडी रिकॉर्ड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि जहाज का स्टेयरकेस फ्लाइट 10 पर खुला था। इस तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। यह 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सीरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन न कूपर का कोई नाम और निशान मिला और न ही कोई ब्रीफ केस मिला और न ही पैसे। यहाँ तक कि इस पूरे एरिया में इतनी शीतल सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दिया। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर अखबार में छाप दिए और डैन कूपर की इंफॉर्मेशन देने वाले पर इनाम भी रखा। उनका ख्याल था कि अगर डैन कूपर जिंदा होगा तो कभी न कभी पैसे जरूर खर्च करेगा। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उस सीरियल नंबर के नोट कभी भी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ वाशिंगटन में। ओलंपियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसे टीना बार बीच कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोट्स की 3 बंडल्स मिले जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ने यह पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोट्स से मिल गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद यह पहली प्रगति थी, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बजाय इस वाकया ने केस को मजीद उलझा दिया क्योंकि पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले यह समझा गया था कि ड्रॉप जोन में करीब लेविस रिवर पे ये पैसे डैन कूपर से ही गिर गए होंगे और वहां से बहकर ये कोलंबियन रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि ये लेविस रिवर से पैसे बहकर ये टीना बार बीच पर कभी नहीं आ सकते। FBI से यह मामला सॉल्व होने के बजाय उलझता ही जा रहा था। $2 लाख के नोटिस दोबारा कभी भी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के स्केच के अलावा सिर्फ यह टिकट है जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखा था और यह टाई जिसमें क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे यह जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड थे। इस केस में FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है कि डॉक्टर बायोग्राफी की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यकीनन आप इसको जरूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।